Very good afternoon to all the participants and from DTRTI Lucknow webinars. In this webinar, we are covering the principles and concepts of accountancy. And at the present moment, we are doing the concept called the going concern concept. तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या है? जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सामान्यतः जो तैयार किए जाते हैं वो इस अजम्पशन पे तैयार किए जाते हैं कि एंटरप्राइज जो है एक गोइंग कंसर्न है, एक चलती हुई एंटिटी है, चलती हुई कंसर्न है। और गोइंग कंसर्न का मतलब यह है कि वो अपने ऑपरेशन को कंटिन्यू करेगी फ्यूचर में भी। जो फ्यूचर दिखाई पड़ रहा है उसमें वो अब उसके ऑपरेशन चलते रहेंगे। Hence, it is assumed that the enterprise has neither the intention nor the need to liquidate or curtail materially the scale of its operations. और इसलिए ये मान लिया जाता है कि जो एंटरप्राइज है वो उसको ना तो उसकी मंशा है ना कोई ज़रूरत है कि अपने स्केल ऑफ ऑपरेशंस को वो लिक्विडेट करे, नहीं ख़त्म कर दे या कर्टेल कर ले, मटीरियली नहीं मुख्य तरीके से कर्टेल कर दे अपने ऑपरेशंस को। ऐसी कोई मंशा नहीं। वो अपने ऑपरेशंस को चालू रखना चाहती है और बढ़ाना चाहती है। जो स्केल ऑफ ऑपरेशंस है उसके चालू रहेंगे और वो बढ़ते जाएंगे। अगर ऐसा इंटेंशन या ज़रूरत एग्जिस्ट करती है तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनको एक अलग बेसिस पे तैयार करना होता है। और जहाँ पर भी गोइंग कंसर्न के रूप में फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं तैयार किए जाते हैं वहाँ पे इस बात का डिस्क्लोजर किया जाता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किस बेसिस पे तैयार हो रहे हैं, उनका आधार बताया जाता है, जहाँ पर भी गोइंग कंसर्न के रूप में नहीं तैयार होते। तो जो एसेट्स का जो वैल्यूएशन है वो इसी अजम्पशन पे आधारित है, गोइंग कंसर्न वाले अजम्पशन पे। और परंपरागत तरीके से अकाउंटेंट्स हिस्टोरिकल कॉस्ट को फॉलो करते हैं ज़्यादातर केस। हिस्टोरिकल कॉस्ट इसलिए कि जो एक बार कोई चीज़ किसी कॉस्ट पे खरीद ली गई तो वही कॉस्ट आगे मेंटेन की जाती है। मान लीजिए एक्स ने एक मशीन खरीदी अपने बिजनेस के लिए और उसके लिए उसने 5 लाख रुपए का पेमेंट किया और 7 लाख रुपया उसने इन्वेस्ट किया था, उसमें से 5 लाख रुपए का उसने मशीन के लिए पेमेंट किया। उसके अलावा उसने ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी दिया और इंस्टॉलेशन का भी खर्चा दिया जो कि 70,000 रुपये था। अगर वो अभी भी विलिंग है कि बिजनेस को आगे बढ़ाएगा तो उसकी फाइनेंशियल पोजीशन इस तरह से लिखी जा सकती है कि उसने कैपिटल 7 लाख रुपए का इन्वेस्ट किया और उसके अगेंस्ट उसके पास मशीनरी है 5,70,000 की और कैश भी है 1,30,000 का। अब अगर वो डिसाइड करता है कि वो बैक आउट कर जाए और चाहता है कि वो डिज़ायर करता है कि मशीन को बेच दे, तो बेचने से हो सकता है कि मशीन को बेचने से 5,70,000 मिले उसको, या उससे ज़्यादा मिले या उससे कम मिले। तो इसलिए उसकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो फ़र्क हो जाएगी। अगर वो ये सोचता है कि मैं इस मशीन को बेच दूंगा, लेकिन अगर वो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट को लेता है तो ये जो बढ़त है या घटत है वैल्यू ऑफ एसेट्स में, इसको इग्नोर कर दिया जाता है। वो ये मान के चलेगा कि मेरी गोइंग कंसर्न है और इसलिए जो कॉस्ट मैंने मशीनरी की उसमें लिखी हुई है वही कॉस्ट आगे चलती रहेगी। ये जो कॉन्सेप्ट है, अवधारणा है, ये इंडिकेट करती है कि एसेट्स जो है वो इसलिए रखे जाते हैं क्योंकि वो आगे फ्यूचर में बेनिफिट को जनरेट करेंगे, और एसेट इसलिए नहीं रखे जाते कि उनको तुरंत बेच दिया जाए। तुरंत एसेट्स को बेचने का कॉन्सेप्ट गोइंग कंसर्न के कॉन्सेप्ट में शामिल नहीं है। इसीलिए एसेट वैल्यू में जो भी करंट चेंज आता है उसको रियलाइज नहीं किया जाता, यानी उसका फायदा या नुकसान जो है वो आंकड़ों में नहीं लाया जाता, खातों में नहीं लाया जाता। और इसलिए जो भी करंट बदलाव होता है एसेट की वैल्यू में, यानी जो शॉर्ट टर्म बदलाव
बदलाव होता है एसेट की वैल्यू में, उसको काउंट नहीं करते हैं। अब इसके बाद जी है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि ये सब अकाउंटेंसी के कॉन्सेप्ट्स हैं। इस कॉन्सेप्ट में, कॉस्ट के कॉन्सेप्ट में, जो एसेट की वैल्यू है उसको हिस्टोरिकल कॉस्ट के आधार पे तय किया जाता है। दूसरे शब्दों में, जो एक्विजिशन कॉस्ट है वो कॉस्ट लगाई जाती है। हालांकि बहुत सारे मेजरमेंट के आधार हैं, लेकिन जो अकाउंटेंट लोग हैं वो परंपरागत तरीके से इसी कॉन्सेप्ट को प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये एक ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं। एक कॉस्ट जो आई असलियत में जो थी वो लगा दी। हम क्यों ये अंदाज लगाएं कि उसकी वैल्यू बढ़ गई है, घट गई है, कितनी बढ़ गई है, कितनी घट गई है। तो कॉस्ट के हिसाब से वैल्यू करेंगे। जब भी कोई मशीन अक्वायर की जाती है, 5 लाख रुपए का पेमेंट करके कॉस्ट कॉन्सेप्ट को लेते हुए उस मशीन की वैल्यू को 5 लाख रुपए ही लिया जाता है। और ये बहुत ही ज़्यादा ऑब्जेक्टिव और ऐसा तरीका है जिसमें कोई बायस नाम की चीज़ नहीं। इट इज़ फ्री फ्रॉम ऑल बायस। जो दूसरे मेजरमेंट के जो आधार हैं वो इतने ऑब्जेक्टिव नहीं होते हैं। जो करंट कॉस्ट है एसेट की, वो आसानी से तय नहीं की जा सकती। हिस्टोरिकल कॉस्ट को तय करना आसान है, ऐतिहासिक कॉस्ट को तय करना आसान है, करंट कॉस्ट को तय करना आसान नहीं होता। अगर एसेट को मान लीजिए कि 1/95 को खरीदा गया था और हमारे पास ऐसा कोई मॉडल अवेलेबल नहीं है मार्केट में, तो ये बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि हम तय करें कि कौन सा मॉडल जो है उपयुक्त होगा दूसरों के मुकाबले में, ये तय करने के लिए कि करंट कॉस्ट कितनी है। और इसी तरह से जब तक कि मशीन असल में नहीं बेच दी जाती, तो उससे कितनी वैल्यू रियलाइज होगी, ये केवल एक हाइपोथेटिकल यानी सोच विचार की फिगर हो सकती है। और आखिरी में बात इसमें ये कहने वाली है कि जो प्रेजेंट वैल्यू बेस है वो हाईली सब्जेक्टिव होता है, व्यक्तिगत होता है। हर व्यक्ति अलग अलग आकलन कर सकता है वैल्यू का, मूल्य का अलग अलग मूल्यांकन कर सकता है, क्योंकि ये जानने के लिए कि उस एसेट की वैल्यू क्या है, आपको एक अनिश्चित फ्यूचर को ढूंढना पड़ेगा। ये फ्यूचर में तो हर चीज़ अनिश्चित है, फ्यूचर में कोई भी चीज़ निश्चित नहीं है। तो कितनी वैल्यू पे वो एसेट बिकेगा फ्यूचर में, आज की तारीख में हम कह नहीं सकते। लेकिन ये जो कॉस्ट कॉन्सेप्ट है, इसमें बहुत से डिस्टॉर्शन भी पैदा होते हैं, इनको भी समझना ज़रूरी है। देखिए, ये जो आधार हैं अकाउंटेंसी के, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये अगर हम जान लेंगे, समझ लेंगे, तो आगे अकाउंटेंसी का जो पूरा क्षेत्र है वो हमें बार बार उसमें कठिनाई नहीं आएगी, क्योंकि बार बार हम कॉन्सेप्ट्स को रेफर करेंगे कि हाँ, कहाँ पर ये कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हैं। इसीलिए इन कॉन्सेप्ट्स को आत्मसात करना बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, ये कौन से डिस्टॉर्शंस हैं? विच आर दोज डिस्टॉर्शंस जो कि कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्रिएट करता है? पहले, जैसे कभी इन्फ्लेशन होता है यानी मुद्रास्फीति होती है, तो सारे कमोडिटीज़ के दाम जो है बढ़ जाते हैं। एवरेज में अगर देखा जाए, औसतन देखा जाए, तो जो एक्विजिशन कॉस्ट है वो अपना सुसंगति को खो देती है, यानी एक्विजिशन कॉस्ट का इम्पोर्टेंस या रेलेवेंस खत्म हो जाता है। भाई, जब प्राइस इतना तेज बढ़ गया तो कितने में खरीदा गया हो ये उतना रेलेवेंट नहीं रह जाएगा। जैसे एक ज़मीन का पीस है, उसको खरीदा गया मान लीजिए 1/95 को, और उसको 2,000 रुपये में खरीदा गया, लेकिन हो सकता है कि वो 1/1/2015 को वो 1 लाख का हो, यानी 2,000 की चीज़ जो है 1 लाख की हो गई 10 साल में, 20 साल में। और इसलिए अगर अकाउंटेंट कोई वैल्यूशन करते हैं एसेट का हिस्टोरिकल कॉस्ट पे, ऐतिहासिक कॉस्ट पे, तो अकाउंट्स जो है करेक्ट पोजीशन को नहीं दिखा पाएंगे। यानी अकाउंट्स को देख के आप ये नहीं कह पाएंगे, क्योंकि उसमें हिस्टोरिकल कॉस्ट लिखी हुई है, आज की तारीख में उस बिजनेस की क्या वैल्यू है। अगर हो सकता है कि वैल्यू बहुत बढ़ गई हो, खासतौर पे लैंड की वैल्यू बहुत बढ़ जाती है, कई चीज़ों की वैल्यू गिर जाती है डेप्रिसिएशन होते होते। तो जब तक हम सही ढंग से वैल्यू नहीं जानेंगे, तो बिजनेस के बारे में, बिजनेस की ट्रू पोजीशन, बिजनेस की जो सचमुच की पोजीशन है, वो हम नहीं पता लगा पाएंगे।
उसके बाद एक और ये तो एक हो गया, एक ये डिस्टॉर्शन हो गया कि जिसमें एसेट की वैल्यू करेक्ट पोजीशन नहीं चल पाती है बिजनेस। दूसरा डिस्टॉर्शन ये है कि जो ऐतिहासिक कॉस्ट बेस्ड अकाउंट्स हैं उनको कंपेयर नहीं कर सकते आप आपस में। जैसे मिस्टर एक्स ने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया एक मशीन में, 1/95 को, और ये मशीन पैदा कर रही है 50,000 रुपये का कैश इनफ्लो, यानी 50,000 रुपये कमा के दे रही है 2015 साल में। एक 1/95 को खरीदी गई मशीन जो 1 लाख में खरीदी गई थी, वो 2015 में 50,000 का कैश फ्लो दे रही है। जबकि वाई ने इन्वेस्ट किए थे 5 लाख रुपए 2005 को, और वो भी 50,000 का कैश इनफ्लो दे रही है। तो अब कैसे कंपेयर करेंगे दोनों को? मिस्टर एक्स ने 50% रेट पे अर्न किया था, जबकि मिस्टर वाई ने 10% रेट से अर्निंग कर रहे हैं अगर कॉस्ट के हिसाब से देखा जाए। तो इनमें से कौन व्यक्ति ज़्यादा एफिशिएंट है, कौन ज़्यादा पैसा कमा रहा है इन्वेस्टमेंट पे, ये पता लगाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि एसेट्स को अगर हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे तो रिजल्ट्स को आप कंपेयर नहीं कर सकते। और इसलिए ये जो ऊपर दिया गया पॉइंट है उसी से ये कोरिलेटेड भी है कि कॉस्ट बेस्ड अकाउंट में कंपेरेबिलिटी नहीं होती है। इसी के बाद पॉइंट नंबर सी, थर्ड जो डिस्टॉर्शन है, मेनी एसेट्स डू नॉट हैव एक्विजिशन कॉस्ट। कई ऐसे भी एसेट होते हैं जिनका कोई एक्विजिशन कॉस्ट ही नहीं, वो फ्री है। जैसे ह्यूमन एसेट्स हैं, वो एग्जाम्पल के तौर पे लिए जा सकते हैं। तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट इस बात को रिकॉग्नाइज करने में फेल कर जाता है कि जैसे इस प्रकार के एसेट को, जैसे ह्यूमन एसेट्स, हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन एसेट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट एसेट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, लेकिन उसको कॉस्ट कॉन्सेप्ट वैल्यू नहीं कर पाता। और बहुत से और भी पेचीदे इश्यूज हैं जो कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अराइज हुए हैं, जो कि रिवॉल्व करते हैं कॉस्ट कॉन्सेप्ट के इर्द गिर्द। इनको हम और आगे डिस्कस करेंगे। अगला कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं अकाउंटेंसी का, वो है रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट ये कहता है, ये कॉस्ट कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। कोई भी एसेट की अगर वैल्यू बदलती है तो उसको केवल तब रिकॉर्ड किया जाता है जब बिजनेस उसको रियलाइज करता है, यानी कि जब उसको बेच देता है एसेट को और वैल्यू रियलाइज हो जाती है, तभी जाके उसकी वैल्यू को समझा जाता है, उसकी वैल्यू को रिकॉर्ड किया जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जब तक वो एसेट रियलाइज नहीं होता, उसकी वैल्यू रियलाइज नहीं होती, तब तक बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसको लिखा नहीं जाता। चेंज इन वैल्यू जो है उसको तभी रिकॉर्ड किया जाता है, वैल्यू के चेंज को केवल तब रिकॉर्ड किया जाता है जब रियलाइजेशन होता है, किसी आकलन के आधार पर नहीं किया जाता। When an asset is recorded at its historical cost, जब किसी 5 लाख रुपए की ऐतिहासिक कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, भले ही उसकी करंट कॉस्ट 15 लाख रुपए है, लेकिन उसको आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे, काउंट नहीं करेंगे जब तक कि वो जो बदलाव है मटीरियलाइज ना हो जाए। मटीरियलाइज ना हो जाए नहीं कि उसको वो एसेट बिक जाए और उससे वो पैसा आ जाए। हाउएवर अकाउंटेंट्स जो हैं वो और भी कंजर्वेटिव पाथ लेते हैं। कंजर्वेटिव रास्ता मतलब जो बहुत ही बोल्ड रास्ता नहीं होता। वो सारे के सारे करीब करीब जो संभव हो सकते हैं लॉसेस, उनको कवर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, जो संभव फायदे हैं उनको नहीं लेते, केवल संभावना जो लॉस की रहती है उसको ले लेते हैं। एक ये कंजर्वेटिव रास्ता है, जिससे बिजनेसमैन कंफ्यूज नहीं हो जाए कि मैं बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहा हूँ और एक्चुअली उसका लॉस हो रहा हो। यानी कि अकाउंटेंट्स ये एंटिसिपेट करते हैं, ये पूर्वानुमान करते हैं कि कोई अगर वैल्यू घट रही है तो उसको वो काउंट कर लेते हैं। किसी एसेट की वैल्यू अगर घट रही है तो उसको काउंट कर लेते हैं, लेकिन अगर कोई वैल्यू बढ़ रही है उसको इग्नोर कर देते हैं जब तक कि वो रियलाइज नहीं हो जाती। वैल्यू रियलाइज कब होगी? उसके बेचने से। जो अर्थशास्त्री हैं वो बहुत क्रिटिकल हैं इस रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट की। उनके हिसाब से ये जो कॉन्सेप्ट है, इससे वैल्यू डिस्टॉर्शन पैदा होता है और अकाउंटिंग इससे मीनिंगलेस हो जाती है। एग्जाम्पल देते हैं। एक्स ने क्या किया था कि उसने एक पीस ऑफ लैंड खरीदा 1/1/1995 को, और उसका उसने पेमेंट किया 2,000 रुपये। आज की तारीख में
उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो 1,02,000 है आज की तारीख में, मतलब 31/12/2015। क्या उस अकाउंटेंट को उस लैंड को 2,000 पे दिखाना चाहिए, या जो कि कॉस्ट कॉन्सेप्ट के हिसाब से होगा, या फिर उसे 1,00,000 की वैल्यू जो बढ़ गई है क्या उसको इग्नोर कर देना चाहिए क्योंकि वो रियलाइज नहीं हुई है? अगर वो उसको ऐसा करता है कि इग्नोर कर देता है क्योंकि वो वैल्यू रियलाइज नहीं हुई, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट कहता है कि जब वैल्यू रियलाइज होगी तब आप दिखाइए, और अगर वो ऐसा उसको जब तक रियलाइज नहीं होती उसको इग्नोर करता है, वो फाइनेंशियल पोजीशन उसकी क्या होगी? 2,000 रुपये का कैपिटल है और लैंड भी 2,000 रुपये का, ये उसकी बैलेंस शीट हो जाएगी। और अगर क्या ये सही नहीं होगा कि इस बैलेंस शीट को इस तरह देखा जाए कि कैपिटल हुआ 2,00,000 रुपये का और लैंड उसका 1,02,000 का, और 1,00,000 रुपये उसका ऐसा गेन है जो उसने अनरियलाइज्ड गेन होगा, यानी जो उसने अभी जो फायदा अभी प्राप्त नहीं किया। आजकल जो रिवैल्यूएशन होता है एसेट्स का वो काफ़ी विस्तृत रूप से स्वीकृत प्रैक्टिस हो गई है कि बहुत से बिजनेस अपने एसेट्स का को रिवैल्यू करके दिखाते हैं जब भी जो वैल्यू का जो चेंज है परमानेंट अगर नेचर का होता है तो उसको दिखाते हैं, जिससे कि बिजनेस की ट्रू पोजीशन के बारे में आइडिया लग जाए। अकाउंटेंट्स जो है इस वैल्यू को एडजस्ट करते हैं, इस वैल्यू चेंज को एडजस्ट करते हैं एक रिवैल्यूएशन रिजर्व बनाते, यानी जब भी कोई वैल्यू एसेट की बढ़ती है तो उसको एसेट की वैल्यू में बढ़ा देते हैं, और कैपिटल साइड में यानी सॉरी लायबिलिटी साइड में उसको आप रिजर्व के रूप में ऐड कर देते हैं, तो दोनों साइड बराबर हो जाती है। और इस प्रकार से गोइंग कंसर्न, कॉस्ट कॉन्सेप्ट और रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट जो है वो आपको वैल्यूएशन करने का क्राइटेरिया बता रहे हैं कि कैसे आप वैल्यू करेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। अगला कॉन्सेप्ट है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ये जो डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अकाउंटेंसी का, और इसलिए इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डुअल एस्पेक्ट अवधारणा का जो सेंटर है कोर, ये जो सेंटर है डबल एंट्री बुक कीपिंग का, डबल एंट्री बुक कीपिंग का ये केंद्र है। हर ट्रांजैक्शन या हर इवेंट, हमने देखा था कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या रिकॉर्ड किया जाता है, या तो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं या इवेंट्स रिकॉर्ड किए जाते हैं। हर ट्रांजैक्शन या हर इवेंट के दो पहलू होते हैं। एवरी ट्रांजैक्शन और एवरी इवेंट हैज टू एस्पेक्ट्स। नंबर एक कि हर ट्रांजैक्शन या हर इवेंट एक एसेट को बढ़ाता है और दूसरे एसेट को घटाता है, या फिर वो एक एसेट को बढ़ाता है और उसके साथ साथ वो एक लायबिलिटी बढ़ा देता है, या वो एक एसेट बढ़ाता है और साथ में एक और एसेट को एक एसेट को घटाता है तो दूसरे एसेट को बढ़ा देता है। और चौथा ये है कि अगर वो एक एसेट को घटाता है तो वो एक लायबिलिटी को भी घटा देता है। और उसके विकल्प में आप इस तरह भी देख सकते हैं कि अगर वो एक लायबिलिटी को बढ़ाता है तो वो दूसरी लायबिलिटी को घटाता है, या वो अगर एक लायबिलिटी को बढ़ाता है तो वो एक एसेट को भी बढ़ाता है, और या फिर अगर वो एक लायबिलिटी को घटाता है तो वो दूसरी लायबिलिटी को बढ़ा देता है, और या फिर वो एक लायबिलिटी को घटाता है और एक एसेट को घटा देता है। तो जो बैलेंस शीट है, एक एग्जांपल के रूप में लेते हैं, एक बैलेंस शीट है हमारे सामने जिसमें कि आप देख सकते हैं बैलेंस शीट में मशीनरी की कॉस्ट 2,00,000 रुपए दी हुई है, और कैश, ये एसेट साइड है, कैश 1,00,000 है, मशीनरी 2,00,000 की है। दूसरी तरफ हमारी लायबिलिटी साइड है जिसमें कैपिटल है 1,50,000 का, और बैंक से लोन ले रखा है और भी दूसरा कोई लोन ले रखा है, और इन लोन और कैपिटल का प्रयोग मशीनरी खरीदने में किया गया है और बाकी कैश बचा हुआ है। अब हमको ट्रांजैक्शन करने हैं। मान लीजिए पहला ट्रांजैक्शन हम करते हैं, एक नई मशीन खरीदी जाती है, उसके लिए हम 50,000 रुपये कैश देते हैं। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखें कि इसके पहले हमारे पास जो कैश था वो 1,00,000 रुपये था। जब हम एक नई मशीनरी खरीदेंगे तो यहाँ पर 50,000 रुपये मशीनरी में जुड़ जाएगा, और दूसरा जो एसेट है कैश, यहाँ पर 50,000 माइनस हो जाएगा, यानी एक एसेट बढ़ा तो दूसरा एसेट घटा।
इसी तरह से एक नई मशीन अगर परचेज की जाती है 50,000 रुपये में क्रेडिट पे, और कैश बाद में दिया जाएगा, कैश इज टू बी पेड लेटर ऑन, तो ऐसे केस में क्या होगा कि मशीनरी यहाँ पे ऐड हो जाएगी आपके 50,000 की मशीनरी में, और उसके अगेंस्ट आपका जो एक देनदारी बच जाएगी 50,000 रुपये की, ये लायबिलिटी साइड में आ जाएगी। यानी कि एक एसेट बढ़ा और एक लायबिलिटी बढ़ गई। इसके बाद मान लीजिए कि कैश दिया जाता है बैंक लोन को रीपे करने के लिए। बैंक से लोन ले रखा था 50,000 का, उसको रीपे कर दिया, तो तब क्या होगा, ये जो लोन था लायबिलिटी साइड में 50,000 का, वो यहाँ से खत्म हो जाएगा, यानी यहाँ से घट जाएगा। और दूसरी तरफ कैश भी घट जाएगा, क्योंकि कैश का पेमेंट उस बैंक लोन को रीपे करने के लिए कर दिया गया। और इसके बाद अगला ट्रांजेक्शन है कि बैंक लोन रेज किया जाएगा 50,000 रुपये का टू पे ऑफ अदर लोन। एक नया लोन जुड़ जाएगा 50,000 रुपये का लायबिलिटी साइड में, और एक दूसरा लोन लायबिलिटी साइड से घट जाएगा। तो इस प्रकार से हर पहलू, हर ट्रांजैक्शन का और हर इवेंट के दो पहलू होते हैं। जब भी कोई ट्रांजैक्शन किया जाता है उसके दो पहलू होते हैं, और ये पहलू यहाँ पे 1 से लेकर 8 तक लिखे हुए। इसी प्रकार से हर इवेंट के भी दो पहलू होते हैं जो यहाँ पे आपको दर्शाए जा रहे हैं। तो जो मैंने आपको बताया वही सब यहाँ समझाया हुआ है। अब एक इलस्ट्रेशन पे आ जाते हैं। डेवलप द अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन दी हुई है आपको कि 1 अप्रैल 2016 को कैपिटल इतना था, लोन इतना लिया हुआ था, ट्रेड के पेएबल इतने थे, फिक्स्ड एसेट इतने थे, ट्रेड रिसीवेबल इतने थे, इन्वेंट्री इतनी थी, कैश और बैंक इतना था। उसके बाद मार्च 31 2017 को ये पोजीशन बनती है, लेकिन कैपिटल नहीं पता है हमको। तो हमें निकालना है कि कितना कैपिटल हुआ मार्च 31 2017 को। तो यहाँ पे ये निकालने के लिए हम देख रहे हैं कि जो कैपिटल है हमारा, वो इक्विटी है। इक्विटी हमारी कैपिटल है 1 अप्रैल 2016 को 1 लाख रुपए। लायबिलिटीज हमारी कितनी है, 1 लाख प्लस 75,000 रुपये, ये हमारी लायबिलिटीज हैं। तो हमने लायबिलिटी जोड़ ली। एसेट कौन से हैं हमारे पास, एक तो फिक्स्ड एसेट है हमारे पास, उसके बाद हमारी इन्वेंट्री है, ये भी हमारे एसेट है, और कैश और बैंक है हमारे पास, वो भी हमारे इन्वेंट्री है। ट्रेड रिसीवेबल भी हमारे एसेट हैं, क्योंकि ये हमको प्राप्तियां होनी है। तो इस तरह से एसेट हमने अलग जोड़ लिया, लायबिलिटी अलग जोड़ लिया, और हमने कहा कि इक्विटी प्लस लायबिलिटी जो, या कैपिटल प्लस लायबिलिटी एसेट के बराबर। इसी तरह से हम 2017 का हिसाब लगाएंगे, तो हमने एसेट जोड़ लिए, उसके बाद हमने लायबिलिटीज जोड़ ली, और फिर हमने कैपिटल निकालना है। तो कैपिटल के लिए इक्वेशन ये है कि एसेट माइनस लायबिलिटीज कैपिटल। तो एसेट में से लायबिलिटी को घटा दिया, कैपिटल आ गया, तो ये 1,06,000 रुपये कैपिटल आ गया। अब पहले कैपिटल था 1 लाख, 1,06,000 रुपये अब कैपिटल हो गया। तो कैपिटल में बढ़ोतरी जो हुई है वो प्रॉफिट के बराबर होती है। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि प्रॉफिट हमारा कितना हुआ। तो ये हो गया हमारा एक डुअल कॉन्सेप्ट, यानी कि डुअल एस्पेक्ट। दो एस्पेक्ट्स हैं हर ट्रांजैक्शन और इवेंट के, दो दृष्टिकोण हैं। ये डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अकाउंटेंसी का, ये डबल एंट्री का केंद्र है। इसके बाद हम लोग आते हैं कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। हम लोग पढ़ रहे हैं कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटेंसी। अब कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अकाउंटेंट को इनकम को एंटिसिपेट नहीं करना चाहिए, इनकम का पूर्वानुमान नहीं करना चाहिए, लेकिन लॉसेस की संभावना को जरूर देखना चाहिए। यानी लॉसेस को एंटिसिपेट करना चाहिए, जिससे कि बिजनेसमैन सुपर कॉन्फिडेंट ना हो जाए कि अगर एंटिसिपेट करता जाए इनकम को और इनकम वो बाद में हो ना, क्योंकि जो भी आप संभावना सोचते हैं कई बार उसकी वो चीज़ घटित नहीं होती। तो अकाउंटेंट को थोड़ा कंजर्वेटिव रहना होता है, जिससे कि गलत आइडिया ना लग जाए बिजनेस के बारे में और बिजनेस नुकसान में ना चला जाए। लॉसेस को कवर करने के लिए प्रॉपर स्टेप्स लिए जाएं, जिससे लॉसेस
बढ़े नहीं। जब कई विकल्प होते हैं, कई विकल्पी वैल्यूज होती हैं एसेट के हमारे सामने, तो अकाउंटेंट को वो मेथड चुनना चाहिए जिससे कि कम वैल्यू सामने आए। और बाद में हम देखेंगे कि जो गोल्डन रूल है करंट एसेट के वैल्यूएशन का, वो गोल्डन रूल है कि कॉस्ट या मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर शब्द जो यहाँ आ रहा है, ये कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट से निकल के आ रहा है कि जब भी हम स्टॉक को या कोई एसेट को वैल्यू करते हैं, उसका वैल्यूएशन कॉस्ट या मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, एक गोल्डन रूल है करंट एसेट्स के वैल्यूएशन के लिए। जो रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट है वो भी ये कहता है कि कोई भी चेंज जो है नहीं काउंट होना चाहिए जब तक वो मटेरियलाइज ना हो जाए। तो ये भी कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट एक तरह का, कि जब तक कोई चेंज रियलाइज नहीं हो जाए, अनलेस इट हैज मटेरियलाइज्ड, वी शुड नॉट टेक दैट इनटू कंसिडरेशन। तो रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट भी एक कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट एक तरह का। तो जो कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट है, ये और भी ज़्यादा ब्रेक लगा रहा है रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट पर भी। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट तो कह रहा है कि जब तक रियलाइज ना हो तब तक हम उसको काउंट नहीं करेंगे। कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट कह रहा है कि हम लॉस को जरूर करेंगे, लॉस को का पूर्वानुमान जरूर करेंगे, इनकम का भले ही ना करें। तो ये कोई बहुत केयरफुल बात नहीं होगी कि हम अनरियलाइज गेन को काउंट करें, लेकिन ये जरूरी है, ये डिजायरेबल है कि पॉसिबल लॉसेस के हम से हम अपने आप को गार्ड करें। और इस कॉन्सेप्ट के लिए 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 3 क्वालिटेटिव, यानी जिसको कि गिनती में नहीं गिना जाता, क्वालिटी की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, वो ये होनी चाहिए कि पहले तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रूडेंस होनी चाहिए। कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट जो है वो 3 क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करता है जो हर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होनी चाहिए। और वो उन क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से वो जो अकाउंट्स हैं वो कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट को पूरा करेंगे। तो ये कौन सी होनी चाहिए क्वालिटी? प्रूडेंस। प्रूडेंस का मतलब होता है कि पॉसिबल फ्यूचर लॉसेस क्या होने वाले हैं जिससे हमको बच के रहना है, तो इस तरह का केयर रखना। दूसरा है न्यूट्रलिटी, कि जब हम लॉसेस को आइडेंटिफाई या रिकॉर्ड करते हैं तो बिल्कुल बायस नहीं रखना, हमको लॉसेस को साफ साफ तरह से पहचानना है, न्यूट्रल रह के पहचानना है। कोई अनसर्टन गेन की तरफ हमको जो टेंडेंसी रहती है गेन दिखाने की, वो नहीं करनी। और अगर आपके पास एक से ज़्यादा वैल्यूज़ हैं तो फेथफुली उनको रिप्रेजेंट करना, उसमें कोई बढ़ाव घटाव अपनी तरफ से करने की कोशिश नहीं करना है। तो प्रूडेंस, न्यूट्रलिटी एंड फेथफुल रिप्रेजेंटेशन, ये 3 हमारे क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कंजर्वेटिज्म के कॉन्सेप्ट के अंतर्गत आते हैं। बहुत से अकाउंटिंग के जो ऑथर्स हैं वो इस व्यू के हैं जो कि कंजर्वेटिज्म जो है एसेंशियली उससे अंडर स्टेटमेंट हो जाता है, वेल्थ का प्रॉपर स्टेटमेंट नहीं हो पाता, कि ठीक है हम बचा के तो रख रहे हैं लेकिन असली सिचुएशन या ट्रू पिक्चर जो है वो नहीं आ पा रही बिजनेस की। उसके बाद अगला कॉन्सेप्ट जो है अकाउंटेंसी का वो है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि हम अलग अलग साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपेयर कर सकें, किसी भी एंटरप्राइज के समय के साथ साथ कंपेयर कर सकें। इसलिए अकाउंटिंग पॉलिसीज जो हैं वो कंसिस्टेंट रहनी चाहिए, एक पीरियड से दूसरे पीरियड में बार बार जो है अकाउंटिंग के जो नियम है या अकाउंटिंग की जो नीतियां हैं वो बदलते नहीं रहना चाहिए। अकाउंटिंग की नीतियों में एक कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए, एक जस्ता रहनी चाहिए, और वो समय के साथ जो भी पॉलिसी है वो पिछली पॉलिसी से मेल खानी चाहिए। कोई भी चेंज जो अकाउंटिंग पॉलिसी में किया जाता है वो बहुत ही एक्सेप्शनल, अपवादित सर्कमस्टांसेस में, अपवादित परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिए। तो जो कॉन्सेप्ट है कंसिस्टेंसी का, उसको खास तौर पे तब अप्लाई किया जाता है जब अलग अलग ऑल्टरनेटिव मेथड्स होते हैं अकाउंटिंग के, वो इक्वली अगर एक्सेप्टेबल है तो हम कहते हैं कि ठीक है हम एक मेथड फॉलो करेंगे और उसको करते रहेंगे। फॉर एग्जांपल कंपनी अडॉप्ट कर सकती है कई मेथड्स में से डेप्रिसिएशन के, कोई एक मेथड को अडॉप्ट कर सकती है, जैसे कि कंपनी चाहे तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड अडॉप्ट कर ले डेप्रिसिएशन के लिए, या डेप्रिसिएशन दिखाने के लिए स्ट्रेट लाइन मेथड भी एक होता है, वो चाहे तो अडॉप्ट कर ले। और इसी प्रकार से और भी बहुत से मेथड्स हैं
इन्वेंट्री को वैल्यू करने के लिए। लेकिन अगर हम कंसिस्टेंसी के सिद्धांत को फॉलो करेंगे तो ये एडवाइजेबल है कि कंपनी को कंसिस्टेंटली कई सालों के दौरान एक ही मेथड डिप्रिसिएशन का फॉलो करना चाहिए, या वही एक मेथड फॉलो करना चाहिए इन्वेंट्री का भी, जिसको एक बार चूज कर लिया। लेकिन बहरहाल कुछ केसेस में हालांकि कोई इनकंसिस्टेंसी नहीं होती है, फिर भी दिखने में इनकंसिस्टेंसी हो सकती है। कभी कभी ऐसा होता है कि इनकंसिस्टेंसी होती नहीं है लेकिन प्रतीत होती है। जैसे वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज की अगर बात ली जाए तो अगर कंपनी कॉस्ट या मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर वाला सिद्धांत लगाती है, और अगर इस सिद्धांत से वैल्यूएशन जो है एक साल में कॉस्ट प्राइस पे हो जाता है और दूसरे साल में वो मार्केट प्राइस पे हो जाता है, तो ऐसा दिखने में लगता है कि शायद कंपनी एक मेथड फॉलो नहीं कर रही कंसिस्टेंटली। लेकिन यहाँ पर कोई इनकंसिस्टेंसी नहीं है, क्योंकि प्रिंसिपल जो है विच एवर इज लोअर लोअर का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, और इसलिए यहाँ पर कोई इनकंसिस्टेंसी नहीं है। ये केवल सिद्धांत को अप्लाई किया जा रहा है। कौन से सिद्धांत को? कि कॉस्ट या मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, उसी को फॉलो किया जा रहा है। तो कभी कभी इनकंसिस्टेंसी प्रतीत होती है लेकिन होती नहीं। लेकिन जो अवधारणा है कंसिस्टेंसी की, वो उसका मतलब ये नहीं कि हमें फ्लेक्सिबल लचीला नहीं रहना, कि जिससे कि मेथड ऑफ अकाउंटिंग के जो नए नए मेथड्स आते हैं उसको हम अडॉप्ट ना करें, ऐसी कोई बात नहीं। कोई भी एंटरप्राइज को अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर देनी चाहिए निम्नलिखित सर्कमस्टांसिस में। जैसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू किए गए हैं उनके अनुसार अगर लाना है तो ये एक अच्छी बात है। इस मामले में अकाउंट कंसिस्टेंसी के प्रिंसिपल में ही शामिल हो जाएगा कि अगर कोई नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आया तो उसके हिसाब से उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को मानते हुए कंपनी अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी को बदल ले। उस हद तक बदलाव श्रेयस्कर है। उसके बाद लॉ का कोई प्रोविजन आया है, उसके अनुसार भी अकाउंटिंग को बदला जा सकता है। और जब किसी बदलती परिस्थितियों में ये महसूस किया जाता है कि कोई नया मेथड जो है वो ज़्यादा सही और फेयर पिक्चर देगा, किसी बदलती परिस्थितियों में ये अगर महसूस किया जाता है कि कोई भी नया मेथड ऐसा है जो कि ज़्यादा सही और फेयर पिक्चर देगा, तो उसको भी अडॉप्ट कर लेना चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो ज़्यादा सही पिक्चर देगा उसको अडॉप्ट किया जा सकता है। ये हो गया हमारा कंसिस्टेंसी का कॉन्सेप्ट। अगला कॉन्सेप्ट जो है अकाउंटेंसी का, वो है मटीरियलिटी का जो अवधारणा है, या मटीरियलिटी का जो प्रिंसिपल। मटीरियलिटी प्रिंसिपल ये परमिट करता है कि दूसरे अवधारणाओं को आप इग्नोर कर दीजिए अगर उसका असर मटेरियल नहीं है। अगर कोई ऐसी अवधारणा का असर मटेरियल नहीं है तो जो मटेरियल बात है भाई, जिसका कोई असर है वो ले लो। और ये प्रिंसिपल, ये सिद्धांत एक अपवाद है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। तो फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल में कहा जाता है कि फुल डिस्क्लोजर करना चाहिए, लेकिन मटीरियलिटी प्रिंसिपल कहता है कि मटीरियल बातों को डिस्क्लोज करिए, नॉन मटीरियल बात को डिस्क्लोज करने से कोई फायदा नहीं। अकॉर्डिंग टू मटीरियलिटी प्रिंसिपल, जितने भी आइटम्स हैं जिसका कि कोई सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक इफेक्ट है, जिसका कोई सिग्निफिकेंट आर्थिक असर है बिजनेस के ऊपर, एंटरप्राइज के, वो डिस्क्लोज होने चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। और जिनका जो महत्व नहीं है जो महत्वहीन आइटम्स हैं, जो केवल अकाउंटेंट के काम को ही बढ़ाएंगे लेकिन यूजर्स के लिए रेलेवेंट नहीं होंगे, उनको डिस्क्लोज करना कोई ज़रूरी नहीं होना चाहिए। और ये जो मटीरियलिटी टर्म है ये सब्जेक्टिव टर्म है, क्योंकि कौन सी चीज़ मटीरियल है, इसका महत्वपूर्ण आर्थिक असर है, ये सब पर्सन टू पर्सन बदल सकता है। ये जजमेंट के आधार पे है, कॉमन सेंस के आधार पे है, और अकाउंटेंट की जो की फ्रीडम जो है, डिस्क्रिशन है, उसके आधार पे है कि वो किस तरह से इसका सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक इफेक्ट का आकलन करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे स्टेशनरी जो खरीदी जाती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, हालांकि उसका इस्तेमाल उसी साल में अकाउंटिंग ईयर में नहीं किया जाता जिस साल में वो स्टेशनरी खरीदी गई, फिर भी उसको एक ही साल का खर्चे के रूप में दिखाया जाता है।
क्योंकि मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए। और इसी तरह से डेप्रिसिएशन जो है छोटे छोटे आइटमों का, बुक्स, कैलकुलेटर एक्सेट्रा, उसको 100% पे ले लेते हैं। 100% यानी पूरा खर्चा एक ही साल में हमने अलाउ कर दिया, उसी साल में जिस साल में इनका परचेज किया गया था। हालांकि ये सारे आइटम भी कई सालों में यूज किए जा सकते हैं, और ये इसलिए किया जाता है क्योंकि जो बुक्स या कैलकुलेटर की जो मात्रा है, उसका जो राशि है वो बहुत छोटी होती है, कि इतनी छोटी होती है कि उसको हम बैलेंस शीट में नहीं दिखाना चाहेंगे, हालांकि वो एक एसेट जरूर है कंपनी का। तो मटीरियलिटी मतलब जो चीज़ महत्वपूर्ण है, डिपेंड्स नॉट ओनली अपॉन द अमाउंट, कि भी आइटम का अमाउंट कितना है, लेकिन उसके साइज पर भी डिपेंड करता है, बिजनेस के नेचर पे डिपेंड करता है, किस लेवल की इंफॉर्मेशन हमारे पास है उस पर भी डिपेंड करता है, जो डिसीजन ले रहा है पर्सन उसका लेवल क्या है। मटीरियलिटी इन सब चीज़ों पे डिपेंड करती है। तो अगर पूछा जाए कि मटीरियलिटी किस पे डिपेंड करती है, हम ये कहेंगे मटीरियलिटी डिपेंड करती है न केवल उस आइटम की राशि पे, बल्कि बिजनेस के साइज पे, और इंफॉर्मेशन के नेचर और लेवल पे, और जो पर्सन डिसीजन ले रहा है उसका लेवल क्या है। और भी कोई भी आइटम जो मटेरियल है एक व्यक्ति के लिए, हो सकता है वो किसी दूसरे व्यक्ति के लिए इमटेरियल हो। तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम कोई ऐसी इंफॉर्मेशन को ओमिट कर देंगे, ओमिशन ऑफ एनी इंफॉर्मेशन अगर होता है तो उससे डिसीजन मेकिंग जो है कंपनी की, उस पर असर नहीं होना चाहिए। तो ओमिट कर सकते हैं आप, जो चीज़ मटेरियल नहीं है उसको ओमिट कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना है कि डिसीजन मेकिंग पे उसका कोई असर नहीं होना चाहिए। तो इन कॉन्सेप्ट्स के आधार पे जो मूलभूत अकाउंटिंग के एजम्पशंस हैं, इनमें से जो मूलभूत एजम्पशंस हैं वो हम 3 कहेंगे। देयर आर 3 फंडामेंटल, ये मतलब फंडामेंटल 3 है, बाकी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हमने अभी देखे। इसमें से 3 जो है वो फंडामेंटल अकाउंटिंग के एजम्पशंस हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं। वो फंडामेंटल वाले हैं गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड अक्रूवल। ये 3 जो है ये फंडामेंटल एजम्पशंस हैं, और ये जो तीनों हैं इनको एक्सप्लेन हमने अभी किया था। और यदि कुछ भी बात नहीं की कही जा रही, लिखी जा रही है किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कि फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन क्या है, तब ये मान लिया जाता है कि ये 3 फॉलो किए गए रहे होंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के प्रिपरेशन में। लेकिन कोई भी ऊपर दिए गए जो एजम्पशन है, अगर उनको फॉलो नहीं किया जाता तो ये जरूरी होता है कि उस फैक्ट को खास तौर पे डिस्क्लोज किया जाए, क्योंकि ये बड़े मूलभूत एजम्पशंस हैं। अगर इनको नहीं फॉलो किया जा रहा तो इस बात का डिस्क्लोजर करना, इस बात का खुलासा करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एम क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्यों बनाए जाते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इसलिए बनाए जाते हैं, हम सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखना चाहते हैं ये पता लगाने के लिए कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस होती और जो फाइनेंशियल पोजीशन थी एंटिटी की वो कैसी थी, और इस सूचना को कम्युनिकेट करना चाहते हैं। जो भी रेलिवेंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको कम्युनिकेट करना चाहते हैं जो भी इंटरेस्टेड यूजर्स हैं उनको। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं वो जो आधारभूत तरीके होते हैं जिनके माध्यम से कोई भी एंटिटी अपने काम को मैनेज करती है या पब्लिक को कम्युनिकेट करती है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को, और उसके साथ वो सिलेक्टेड क्वांटिटेटिव डिटेल भी देगी। तो ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं ये स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल प्रतिनिधित्व करने वाले स्टेटमेंट्स होते हैं, जो कि कंपनी को का जो फाइनेंशियल स्थिति है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक स्ट्रक्चर्ड वे में, और एंटरप्राइज के परफॉर्मेंस को भी स्ट्रक्चर्ड वे में दिखा रहे हैं। सारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड रखना और ये तय करना कि ये सारे ट्रांजैक्शंस से कितना प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, या सारे के सारे एंटिटीज़ अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ये पता लगाने के लिए बनाते हैं कि कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हो रहा है। और ये जो स्टेटमेंट बनाते हैं उनमें बैलेंस शीट होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है, और भी स्टेटमेंट्स होते हैं। और ये जो स्टेटमेंट बनाए जाते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रखते हुए, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए,
अकाउंटिंग कन्वेंशंस को ध्यान में रखते हुए बनाए जाते हैं, इसको हमने अब डिस्कस कर लिया है। अब आते हैं क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की क्वांटिटेटिव जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो तो उसके जो मूल्य उसमें लिखे होते हैं वो, लेकिन किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के क्वालिटेटिव गुण क्या है? एक तो ये है कि अंडरस्टैंडेबिलिटी, आसानी से उससे समझ में आना चाहिए क्या है। दूसरा, उसका रेलेवेंस होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग के लिए वो जो स्टेटमेंट है वो रेलेवेंट होना चाहिए। उसके बाद वो रिलायबल होना चाहिए, उस पर निर्भर कर सके, बिल्कुल सही होना चाहिए, जिससे उसमें कोई एरर नहीं होना चाहिए, कोई बायस नहीं होना चाहिए, और वो इसीलिए निर्भर करने योग्य होना चाहिए। फिर उस स्टेटमेंट को दूसरे स्टेटमेंट से कंपेयर किया जा सके, एक ही कंपनी के अलग अलग साल के स्टेटमेंट से कंपेयर किया जा सके, या अलग अलग कंपनीज के स्टेटमेंट्स को कंपेयर किया जा सके, उनको मिलान किया जा सके। ये जो 4 प्रिंसिपल क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमने अभी देखी, अंडरस्टैंडेबिलिटी, रेलेवेंस, रिलायबिलिटी एंड कंपैरेबिलिटी। ये मुख्य क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लेकिन इसके अलावा जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो है मटेरियलिटी, उसको हमने अभी पहले भी समझा था। जो इंफॉर्मेशन मटेरियल है, इंफॉर्मेशन इज मटेरियल इफ इट्स मिसस्टेटमेंट could influence the economic decision। अगर वो गलत लिख दी जाएगी तो उससे डिसीजन पे, इकोनॉमिक डिसीजन पे असर हो जाए, वो सूचना मटेरियल सूचना है। तो मटेरियलिटी का यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए कि जो भी उसमें चीज़ें लिखी हैं वो सब मटेरियल होनी चाहिए। और फेथफुल रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी दिखाया जा रहा है वो बड़े फेथफुली दिखाया जाना चाहिए, उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, वो भी कोई सूचना की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, और बड़े फेथफुली उसको दिखाया जाना चाहिए। जितने भी ट्रांजेक्शन्स हुए हैं या जो भी दूसरे घटनाएं, इवेंट्स हुए हैं, उनको फेथफुली दिखाना चाहिए, जिससे कि वो उन ट्रांजेक्शन्स और इवेंट से किस प्रकार से एसेट्स, लायबिलिटीज और इक्विटी तैयार होती है किसी भी एंटरप्राइज की। अगला जो प्रिंसिपल है वो सब्सटेंस ओवर फॉर्म। रूप पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है और अर्थ पे ज़्यादा ध्यान देना है, सब्सटेंस पे ज़्यादा ध्यान देना है। अगर इंफॉर्मेशन को फेथफुली दिखाना है तो ट्रांजेक्शन्स और दूसरे जो इवेंट्स हैं जो वो स्टेटमेंट दिखाना चाह रहा है, तो ये ज़रूरी होता है कि जो भी ट्रांजेक्शन्स या इवेंट्स हैं वो अकाउंट में आने चाहिए, और उनको इस प्रकार से प्रस्तुत किया जाना चाहिए कि उनका जो सब्सटेंस है या उनकी आर्थिक रियलिटी जो है उसके अनुसार उनको प्रस्तुत किया जाना चाहिए, और केवल उसका जो लीगल रूप है वो उतना कंपैरेटिवली इम्पोर्टेंट नहीं है। जो ट्रांजैक्शंस का और या दूसरे इवेंट्स का जो सब्सटेंस है वो हमेशा कंसिस्टेंट नहीं रहता, जो कि कंसिस्टेंट विद दैट विच इज अपेरेंट फ्रॉम देयर लीगल और कंट्राइव्ड फॉर्म। जो उनका लीगल रूप है या बनाया गया रूप है उससे जो सब्सटेंस से फर्क होता है, तो सब्सटेंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जानी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जहाँ पर भी राइट या बेनिफिशियल इंटरेस्ट है इमूवेबल प्रॉपर्टी के, उनको ट्रांसफर कर दिया जाता है, लेकिन जो डॉक्यूमेंटेशन और लीगल फॉर्मेलिटीज अभी नहीं हुई होती, इमूवेबल प्रॉपर्टी में राइट या इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर दिया गया है, तो जब हम रिकॉर्ड करते हैं एक्विजिशन या डिस्पोजल को ट्रांसफर या ट्रांसफर के द्वारा, वो सब्सटेंस में उस ट्रांजैक्शन को रिप्रेजेंट करेगा जो कि एंटर किया गया, तो इसलिए सब्सटेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर्म्स। और अगला जो प्रिंसिपल है वो है न्यूट्रलिटी। जो कैरेक्टरिस्टिक अगली फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो है न्यूट्रलिटी, कि निर्भर करने योग्य होने के लिए इंफॉर्मेशन जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो न्यूट्रल होनी चाहिए, यानी कि वो बायस से फ्री होना चाहिए। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तब न्यूट्रल नहीं होते जब सिलेक्ट करके या सूचना को इस तरह से प्रस्तुत करके वो डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस कर देंगे। और उसके बाद प्रूडेंस शब्द का प्रयोग किया गया कि प्रूडेंस भी एक कैरेक्टरिस्टिक है कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हैं उनको बहुत सी अनिश्चितताओं का सामना करना पड़ता है, जो कि कई इवेंट्स और परिस्थितियों को घेरे रहती है, जैसे कि रिसीवेबल कलेक्ट हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, प्लांट एंड मशीनरी कितने साल चल पाएगी, कितने वारंटी के क्लेम आएंगे। वैसी जो अनिश्चितताएं हैं
वो रिकग्नाइज की जाती हैं बाय द डिस्क्लोजर ऑफ देयर नेचर। जब उनका डिस्क्लोजर होता है उनके नेचर का, तब उससे पहचानी जाती है। एंड एक्सटेंट एंड बाय एक्सरसाइज ऑफ प्रूडेंस इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रूडेंटली अगर किया जाता है तो अनिश्चितताएं समझ में आ जाती हैं। लेकिन जो एक्सरसाइज ऑफ प्रूडेंस है, यानी केयर रखना, ध्यानपूर्वक कार्य करना, वो ये नहीं अलाउ करता कि हम हिडन रिजर्व बनाएं या बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोविजन कर दें अपने अकाउंट्स में, या हम डेलिबरेटली जानबूझ के एसेट्स या इनकम को नीचे वैल्यू पे दिखा दें, अंडरस्टेट कर दें, या जानबूझ के उसको ज़्यादा राशि पे दिखा दें। ये भी नहीं अलाउ करता, क्योंकि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो न्यूट्रल नहीं होंगे, और इसलिए उनमें रिलायबिलिटी कम हो जाएगी। और अगला जो कैरेक्टरिस्टिक है वो फुल फेयर एंड एडिक्वेट डिस्क्लोजर। जो डिस्क्लोजर है वो कंप्लीट होना चाहिए, वो बायस से भरा नहीं होना चाहिए, और पर्याप्त होना चाहिए। जो प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर है उसका मतलब है कि कोई भी चीज़ ऐसी ओमिट नहीं होनी चाहिए, और फेयर डिस्क्लोजर होना चाहिए कि सारे ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड किए गए हैं वो सब उनका कोई ना कोई अकाउंट्स में शामिल होना चाहिए। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनेगा वो ट्रू और फेयर व्यू होना चाहिए बिजनेस के रिजल्ट्स का। ये जो प्रिंसिपल है वाइडली यूज़ किया जाता है कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन में। फुल फेयर एडिक्वेट डिस्क्लोजर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। और जो डिस्क्लोजर्स है सारे मेजर अकाउंटिंग पॉलिसीज़ का और दूसरी इंफॉर्मेशन का, वो फुटनोट्स और एनेक्शर्स में भी प्रोवाइड किया जाता है। जो नोट्स को अपेंड करने की जो प्रैक्टिस है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, वो इसी प्रिंसिपल से निकल के आई है, क्योंकि हमको फुल डिस्क्लोजर करना है तो जगह जगह हम नोट्स को अपेंड कर देते हैं। और उसके बाद जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कंप्लीटनेस, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट्स। So with that, we have come to the end of this second part of the lecture, which dealt with concepts, principles and conventions. और इससे पार्ट 2 हमारा जो डॉक्यूमेंट 2 है वो कवर हो गया है इसके साथ, और आप लोग भी इसको रिवाइज कर लीजिएगा। एंड वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर, दिस वेबिनार।